अच्छा, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेरे दो पहलू हैं, दो नुक्तों के ऊपर मैं बात करूंगा। लेकिन पहला, मैं जो करंट सब्जेक्ट है कि जिस तरह ये जो सारा अमेंडमेंट करने की कोशिश की गई हल्फनामा में, और फिर जिस तरह उसको हैंडल किया, जो मैं पहले दिन से कह रहा था, जब से नवाज शरीफ गया और जब से हमने देखा कि खाकान अब्बासी बिल्कुल हर तरीके से फेल हो गए हैं प्राइम मिनिस्टर का स्लॉट के ऊपर फिट होने के लिए, तो मैं तब से कह रहा था कि गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही। सारा जो इस वक्त खाकान अब्बासी की जो गवर्नमेंट बनी है जब से, उसका सिर्फ एक मकसद नज़र आ रहा है कि नवाज शरीफ की करप्शन को बचाने का। जो पूरा जोर लगाए गवर्नमेंट एक कानून इस तरह पास करने का कि एक नाहल, एक करप्ट आदमी जिसने 300 अरब रुपए इस मुल्क का चोरी करके बाहर लेके गया है, अपने फैमिली बच्चों के नाम पे रखा है, बजाय उसको सारी कौम मिल के उसे कहे कि आप जवाब दें और आप अदालतों के सामने आप 1.25 साल आपको दिया गया अपनी सफाई पेश करने के लिए, तो 1.25 साल के बाद एक ही चीज़ निकली कि जी एक कतरी खत है बस 300 अरब रुपए की जस्टिफिकेशन के पैसा बाहर कैसे गया, और ये जो सारे इन्होंने फ्लैट खरीदे, जो अल तौफीक के अरबों रुपए के कर्जे दिए, जो बच्चों की अरबों रुपए की बिजनेस है, उस सारे के पीछे एक कतरी खत है। तो बजाय ये नून लीग अपने आप को उससे दूर करती और उससे कहती कि आप जवाब दें, जिस तरह कि आइसलैंड प्राइम मिनिस्टर को उसकी पार्टी ने नहीं बचाने की कोशिश की। जब डेविड कैमरॉन का नाम आया बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर का, उसकी पार्टी ने नहीं बचाने की कोशिश की। ये सारी गवर्नमेंट की कोशिश रहेगी उसको बचाने की, और असेंबली में पूरा जोर लगा रहे हैं। डेवलपमेंट फंड 94 अरब के अपने लॉलीपॉप दे रहे हैं ताकि वो आके हाथ खड़ा करके एक मुजरिम को प्राइम मिनिस्टर, एक पार्टी का हेड बनाने के लिए कानून पास कर दें। और ये धरना 20 दिन से बैठा हुआ था, किसी ने फिक्र नहीं की। पहले तो जिस तरह ये अमेंडमेंट की गई, मैं टीवी पे देख रहा हूँ कि जी सारी पार्टीज ने की है, सारी पार्टीज इसमें मुशावरत हुई है। इतना बड़ा ये झूठ है कि इससे सबसे पहले तो ये देख लें कि इनकी अपनी पार्टी में कोई खड़ा नहीं हो रहा था इस अमेंडमेंट के साथ। शहबाज शरीफ जो नंबर 2 है पार्टी का, वो कह रहा है कि जनाब ये सजा दी जाए जिसने की है, तो बाकी पार्टीज को क्या पता चलना था? और अगर बाकी पार्टीज ने कहीं, अगर इन्होंने कोई भी कमेटी के अंदर भी मुशावरत हुई, तो उसके मिनट्स हैं। 2 दफा लॉ मिनिस्टर ने असेंबली में कहा कि कोई अमेंडमेंट नहीं हुई, असेंबली में कह रहा है कि कोई अमेंडमेंट नहीं हुई। और जब फिर ये सारा कुछ, जब एकदम चीज फटी, तो कोई इसको डिफेंड करने वाला नहीं था। सारे नून लीग वाले छुप गए। जो मोटू गैंग वहाँ खड़ी होती थी, बड़े बड़े ये नसें फाड़ फाड़ के बोल रहे होते थे वहाँ सुप्रीम कोर्ट के बाहर, वो सारे बिलों के अंदर जाके छुप गए। और सारा एक मुल्क में वैक्यूम आ गई। प्राइम मिनिस्टर जब वो सारा कुछ इंतशार हो रहा था, तो प्राइम मिनिस्टर बजाय मुल्क को लीडरशिप दे, वो जाके रायवन में कदमे में बैठ गया एक करप्ट नाहल प्राइम मिनिस्टर के। और फिर ये जो एहसन इकबाल की परफॉर्मेंस है ऐसी, मैं इसका क्या कहूँ कि जो एक्सपोज होना था, जो कि अंदर से ये था, ये जो हमें पहले से पता था, वो एक्सपोज हो गया। कभी कोई स्टेटमेंट दे, कभी बढ़ के मारे, फिर आखिर में फौज। अगर फौज ना आती, मैं ये अब आपको कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि बड़ी गलतियाँ आई। मुझे अफसोस हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जिस तरह की बातें की। देखिए, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी, और माशाल्लाह जो इस पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, जिस तरह का प्रेशर हमारे पर पड़ना शुरू हुआ जब वहाँ फैज़ाबाद में एक्शन लिया गया, और जब लोगों का एक रिएक्शन आया सारे पाकिस्तान में, सारी जगह से हमारी पार्टी के कारकुनों से हमें प्रेशर शुरू हो गया कि वो भी जाना चाहते थे। वो ये नहीं कह रहे थे कि जनाब ये कोई पॉलिटिकल चीज़ है। वो अपने अकीदे के ऊपर, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सारे कौम खड़ी थी। इस ये खत्म नबूवत 1954 में पहले
एक इस मुल्क में जिसको भी तारीख का पता है कि एक पूरा रिएक्शन आया, फिर 1974 में रिएक्शन आया यही ख़त्म नबूवत का, और जब इनको पता था और चुप करके इन्होंने कोशिश की लाने की, उसका जब रिएक्शन आया, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर ये फौज ना ये समझौता करवाती, इस मुल्क में इतना बड़ा इंतशार आ रहा था, हम सबको खौफ आया हुआ था। मैंने 2 नफल पढ़े सुबह उठ के जब पता चला कि ये मसला हल हो गया। ये बड़ा सीरियस मसला फैलने लगा था, ये ऊपर से लेके नीचे तक, ये अक्रॉस द बोर्ड ये इंतशार होना था। और वैसे भी अब ये सवाल अब जो आएगा, और इंशाल्लाह अब सवाल आएगा क्योंकि समझौते में ये है कि कौन जिम्मेदार था इसका, किसने ये कानून चेंज करने की कोशिश की? क्या ये जाहिद हामिद ने अपने तौर पे की? क्या ये और किसी ने चुप करके ऐड कर दिया, किसी को पता ही नहीं चला? या ये एक इंटरनेशनल लॉबी को खुश करने के लिए, जिस तरह डॉन लीग्स इंडियन लॉबी के लिए वो सारा किया गया था ड्रामा, अब ये भी सारों को ये खदशा बढ़ता जा रहा है कि ये एक लॉबी को अपने साथ मिलाने के लिए सारी कोशिश की गई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना देर ये लगाते जा रहे हैं, ये खदशा बढ़ता जा रहा है, लोगों को और ज़्यादा है कि कोई साजिश हुई है। भी सीधी सी बात है कि अगर कोई ये बता दे कि जनाब हमने अमेंडमेंट की, जो भी वजूहत है, 48 घंटे लग जाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, जो 3 दिन लग जाने चाहिए, ये 1 महीना और ले रहे हैं। कौन सी चीज़ इसमें पता चलवानी थी? ये कौन सी कोई इन्वेस्टिगेशन होनी है किसी चीज़ की? बताएं किसने, कौन इसके पीछे था? तो ये आप सामने जितनी जल्दी सामने आ जाए, मेरे ख्याल में ये आगे ये इशू उतने आराम से सेटल होगा, जो भी लोग जिम्मेदार हैं। मेरा जो दूसरा पॉइंट है वो ये कि देखें, जब हम ये कहते हैं कि ये गवर्नमेंट बिल्कुल इस वक्त मफलूज हुई है और सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है इस सारे क्राइसिस से निकलने का, वो है अर्ली इलेक्शन। और हम अर्ली इलेक्शन कुछ सालों की बात नहीं कर रहे, चंद महीने फर्क पड़ेगा अर्ली इलेक्शंस का। कि बड़ी बात हो रही है जी, सेनेट में कोई, सेनेट के मार्च में इलेक्शन है, उसकी इंतजार की जाए, 4, 5, 6 सीटें मिल जाएंगी नून लीग को सेनेट की। ये कौन सा इतना बड़ा हो गया कि आप अगर अर्ली इलेक्शन करवा देंगे तो कौन सी जमहूरियत को नुकसान पहुंचेगा? जमहूरियत को आज नुकसान पहुंच रहा है। लोगों की नज़र में ये जमहूरियत जितनी फेल होती जाएगी, लोग दुआएं करेंगे कि इस मुल्क में कोई किसी किस्म का और एक्शन हो कि इनसे जान छुटे। इसलिए डेमोक्रेसी के अंदर अर्ली इलेक्शंस, आप कोई भी बरतानिया देख लें जो कि मदर ऑफ वेस्टमिंस्टर जो हम फॉलो कर रहे हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, आप उनका देख लें। अभी टेरेसा मे ने अर्ली इलेक्शंस करवाए हैं, उससे पहले डेविड कैमरॉन ने अर्ली इलेक्शंस करवाए हैं। या मुसलमान मुल्क में देख लें, तुर्की में अर्दोगान, उसने जब हेड स्कार्फ का इशू आया उसने अर्ली इलेक्शंस करवा दिए। ये तो जमहूरी अमल का हिस्सा है, ये तो जमहूरियत को मजबूत करती है। जो जमहूरियत को कमज़ोर कर रही है वो जो ये इस वक्त इस नाहल गवर्नमेंट की, जिसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि करप्ट प्राइम मिनिस्टर को, नाहल प्राइम मिनिस्टर की करप्शन बचाना, सारी गवर्नमेंट की तवज्जो उधर है। 40-40 गाड़ियों का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। वो आदमी जिसने 300 अरब रुपया चोरी किया इस कौम का, यानी ये लोगों को क्या बता रहे हैं कि ये जमहूरियत ये होती है? ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एक दफ़ा इलेक्शन जीत के आ जाए वो मुल्क लूटे, उसको अगर हाथ लगाओगे तो जमहूरियत खतरे में आ जाएगी, इनकी करप्शन पकड़ोगे तो जमहूरियत खतरे में आ जाएगी। जो मुझे आज मैंने दूसरा पॉइंट कहना था वो ये कि इन्होंने कहा जी इकामा, देखिए जी मुझे इकामे पे निकाल दिया। इकामा एक तरीका था मनी लॉन्ड्रिंग का, कंपनी बनाई FZE, उसके ज़रिए इन्होंने पैसा बाहर भेज रहे थे, वो आगे बाकी कंपनीज जो बच्चों के नाम पे कंपनीज थी उधर आगे पैसा जा रहा था। अब ख्वाजा आसिफ की कंपनी निकलाई है। ख्वाजा आसिफ का एक कॉन्ट्रैक्ट था एक कंपनी के साथ दुबई में, उधर इकामा जो था। अब ये ज़रा देखेंगे, सोचें कि ख्वाजा आसिफ इस मुल्क का वाटर एंड पावर का मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, दो सबसे अहम मिनिस्ट्रियां, और वाटर एंड पावर वो मिनिस्ट्री है जिसमें अरबों रुपए का बजट है। ये
یہ واٹر اینڈ پاور وہ منسٹری ہے جس نے آتے ساتھ ہی 480 ارب روپیہ انہوں نے سرکولر ڈیٹ کا دیا، جو 5 سال میں پیپلز پارٹی نے اکٹھی کی تھی سرکولر ڈیٹ، انہوں نے 480 ارب روپیہ دیا سرکولر ڈیٹ میں۔ آج وہ سرکولر ڈیٹ 500 ارب پہ پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے جب وہ سرکولر ڈیٹ دی تھی تو انہوں نے کہا آگے سے ختم ہو جائے گی سرکولر ڈیٹ۔ بجلی کی قیمت انہوں نے تقریباً دگنی کر دی، 2013 کے بعد تقریباً دگنی بجلی کی قیمت۔ جو تیل کی قیمت ہے وہ 40% پہ نیچے آ گئی جو اس دور میں پچھلے دور میں تھی۔ اس کے باوجود 500 ارب روپے کی سرکولر ڈیٹ ہے، اور اس کا کون منسٹر تھا؟ خواجہ آصف۔ اب خواجہ آصف کی پرفارمنس آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اقامہ ہے ان کا دبئی کا، اس اقامے کے مطابق 17 لاکھ روپیہ اس کو مہینے کی تنخواہ مل رہی تھی۔ یہاں کے دو وزارتیں ہاتھ میں، ڈیفنس منسٹری اور واٹر اینڈ پاور، اور 17 لاکھ روپے کی دبئی سے تنخواہ مل رہی تھی مہینے کی، اور یہ کانٹریکٹ کے مطابق ان کو 8 گھنٹے دن میں کام کرنا پڑنا تھا، 5 دن ہفتے میں۔ پاکستان کے منسٹر کو 5 دن کام کرنا تھا، 8 گھنٹے دن کے، یہ کانٹریکٹ ہے اس کا۔ اور کیا کام کرنا تھا؟ 17 لاکھ روپے کس چیز کے مل رہے تھے؟ لیگل ایڈوائز دینے کے۔ وہ آدمی جو ایک بینک میں وہ کام کرتا تھا، کلرک بینک سے شروع ہوا ہے، وہ اب ہر فن مولا مل گیا، لیگل ایڈوائز دے رہا ہے وہ اس کمپنی کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو سامنے 2 بینک اکاؤنٹ ملے ہیں خواجہ آصف کے، ایک ڈکلیئرڈ ہی نہیں ہے، اور ایک بینک اکاؤنٹ کے ذریعے لاکھوں درہم جا رہے ہیں بیوی کے اکاؤنٹ میں۔ یہ وہی ہو رہا ہے جو کہ نواز شریف نے جب کہا نا کہ آپ نے اس کا وہ جب اس نے قوم سے خطاب کیا تو نواز شریف کبھی کبھی سچ بھی بول دیتا ہے۔ اس میں ایک سچ اس نے کہا کہ جب کوئی کرپشن کرتا ہے تو اپنے نام پہ نہیں رکھتا، اس نے سارا بچوں کے نام پہ رکھا ہوا نواز شریف نے باہر۔ ادھر بھی لاکھوں درہم جا رہا ہے بیوی کے اکاؤنٹ پہ۔ جناب بتائیں کون سی بزنس ہے آپ کی باہر؟ کون سی بزنس ہے جو لاکھوں درہم جا رہے ہیں آپ کے باہر بیوی کے اکاؤنٹ میں؟ یہ ہے منی لانڈرنگ، اس کو کہتے ہیں۔ انہوں نے بڑا زبردست طریقہ نکالا منی لانڈرنگ کا۔ باہر کمپنی دبئی کا اقامہ لیا، وہاں کمپنی کھولی، یہاں سے پیسہ ادھر بھجوایا، چوری کر کے کمیشن ڈائریکٹلی ادھر آئی، ادھر سے آگے نکل گئی، اور وہاں چیزیں لینی ہیں تو اپنے فیملی کے نام پہ لے لو۔ یہ ہے اس ملک کا المیہ۔ اس ملک کی قیادت سب سے زیادہ منی لانڈرنگ کر رہی ہے۔ 10 ارب ڈالر منی لانڈرنگ ہر سال پاکستان سے ہوتی ہے، 1000 ارب روپیہ۔ تو یہ کیسے روکیں گے جب یہ خود لگے ہوئے ہیں منی لانڈرنگ پہ؟ پرائم منسٹر بھی لگا ہوا تھا، یہ بھی لگا ہوا ہے۔ اور میں آج نیب کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو احسن اقبال نون لیگ کا ارسطو، اس کا بھی ذرا چیک کریں، اس کا بھی کام ہے سعودی کا، اس کا بھی پتہ چلے کہ کون سی کمپنیز ہیں۔ یہ اس غریب قوم کو لوٹ رہے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ، یہ کیوں پاکستان نیچے جا رہا ہے؟ ان کے آنے سے پہلے پاکستان کا ٹوٹل قرضہ 13,000 ارب روپیہ تھا۔ 2008 میں پاکستان کا ٹوٹل 60 سال میں جو ٹوٹل قرضہ پاکستان کا تھا وہ 7,000 ارب روپیہ تھا۔ آصف زرداری نے اسے پہنچا دیا 13,000 ارب پہ، اور انہوں نے آج 25,000 ارب پہ قرضہ پہنچا دیا۔ یہ کدھر جا رہا ہے پیسہ؟ یہ جو قرضے پہ قرضے چڑھ رہے ہیں یہ جا کدھر ہے؟ یہ ادھر جا رہا ہے، یہ ان کی کرپشن میں جا رہا ہے پیسہ۔ قوم مقروض ہوتی جا رہی ہے، اور اس لیے یہ ساری قوم اب انتظار کر رہی ہے نیب کے اندر پروسیڈنگز کیا ہو رہی ہیں۔ ساری قوم اب اپنی عدالتوں سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے۔ میں نے سنا ان کے بیان شریف خاندان کے، جی عمران خان کا بھی، مریم بی بی کا بیان آیا کہ جی عمران خان کا بھی وہی کیس ہے جو نواز شریف کا ہے۔ عمران خان کا بھی وہی کیس ہے جو نواز شریف کا ہے۔ نواز شریف نے جواب دینا ہے 30,000 کروڑ روپیہ جو اس ملک سے باہر لے کے گیا بچوں کے نام پہ۔ عمران خان نے جواب دیا کس کا؟
33 साल पहले जो एक क्रिकेटर होते हुए 60 लाख का फ्लैट लिया था, उसके ऊपर 60 डॉक्यूमेंट्स दिए मैंने सुप्रीम कोर्ट को। यानी मैं क्रिकेटर था ना, मैं तो कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था। 60 डॉक्यूमेंट्स दिए मैंने आज सुप्रीम कोर्ट को, उनमें से एक भी गलत हुई उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि उन्हें मुझे निकालने की जरूरत पड़ेगी नहीं, यार मैं भी नहीं कहूँगा क्यों निकाला, मैं खुद ही छोड़ दूंगा। लेकिन इन्होंने 30,000 करोड़ रुपया जो इस मुल्क से बाहर भेजा है प्राइम मिनिस्टर होते हुए, एक डॉक्यूमेंट दी है कतरी का खत, एक डॉक्यूमेंट। बाकी जो अंदर अदालतों में झूठ बोले हैं, वो जो एक ट्रस्ट डीड है मरियम की और हुसैन की, जिसमें वो क्लिबरी फॉन्ट, वो आपने पता चल ही गया होगा कि स्याही निकलती है 2007 में और 2006 में साइन हो जाते हैं। कतरी आया हुआ था। हाँ, कतरी आया हुआ था। और कतरी आया हुआ है। मैं तो ये कहूँगा कि ये बड़ा, सुप्रीम कोर्ट पे भी कतरी नहीं आया, नैब के सामने भी नहीं आया, लेकिन वो जो डील की है, पोर्ट कासिम की डील है, वहाँ फौरी तौर पे पहुँच गया ये मैं ये चाहूँगा कि अब हमारे जो इंसाफ के इदारे हैं, सारी कौम अब आपकी तरफ इंतज़ार कर रही है। और मैं फिर से कहूँगा कि अर्ली इलेक्शंस इस मुल्क की ज़रूरत है, पीटीआई की ज़रूरत नहीं है। हमें ये जितनी देर ये बैठे हुए हैं और जो ये कर रहे हैं कौम के साथ, हमें तो वैसे ही फ़ायदा हो रहा है। जितनी देर ये रहते हैं हमारी पार्टी तो और मजबूत हो रही है, लेकिन कौम के लिए ये बहुत नुकसान पहुँचा रहे हैं, मुल्क के ऊपर मकरूज करते जा रहे हैं। गवर्नेंस नाम आपने देख ही लिया कि गवर्नेंस क्या है, इसलिए अर्ली इलेक्शन मुल्क की ज़रूरत है। और मैं आखिरी चीज़ ये कहूँगा कि आज ये हम सारे आपको पेपर्स दे देंगे, ख्वाजा आसिफ के ये कोर्ट में जमा हो गए हैं। आखिर में आज नवाज शरीफ की, मैं आज एक उनकी सीडी चल रही है, बड़े हमनवा सामने खड़े हुए हैं ऐसे करके, और जनाब मुगल आजम साहब क्या कहते हैं कि अगर मेरी खर्चे ज़्यादा हैं आमदनी से तो किसी का क्या है। अगर मेरे खर्चे आमदनी से ज़्यादा हैं, ये 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुका कह रहा है कि लोगों को क्या है। जनाब मियाँ साहब, आपको ये नहीं पता कि जब आप पब्लिक अकाउंट होल्डर होते हैं और अगर आपके खर्चे या असासे आपकी ज़रिया माश या सोर्स ऑफ इनकम से ज़्यादा हैं, आप पे जिम्मेदारी होती है, आपको जवाब देना पड़ता है। ये मुगल आजम नहीं कि जनाब आपको क्या है, आपको बहुत कुछ है, क्योंकि ये पैसा है इस कौम का, आपने करप्शन से पैसा बनाया है और 30 साल से आप बच रहे हैं। 30 साल से ये सारे पाकिस्तान के इदारों को मफलूज किया हुआ है। सारे हमारे इदारे आप उठा के देख लें, एक एक इदारा देख लें, इन्होंने सारे तबाह किए। वो हिजाजी बिठा दिया SCCP पे, वो नेशनल बैंक पे बिठा दिया मनी लॉन्ड्रर सईद अहमद, इसहाक डार सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर को बनाया हुआ था फाइनेंस मिनिस्टर, वो भागा हुआ है आज कानून से। आप एक एक इदारा देख लें, नैब का वो कमर जमान, वो खुद उसके ऊपर करप्शन के केसेस हैं। इन्होंने सारे इदारे तबाह किए हुए हैं और आज तक इसलिए बचते रहे। इससे पहले अदलिया के ऊपर भी टेलीफोन करते थे और जज से फैसले ले लेते थे। और फौज की तो गोद में पले हुए हैं। जनरल जलानी और जनरल ज़िया का ये शुक्रिया अदा करें। आज जो बड़े डेमोक्रेट बन गए हैं, सिर्फ इनको सुप्रीम कोर्ट से और फौज से एक गिला है कि हमेशा की तरह ये इन्होंने इनके लिए अंपायरिंग क्यों नहीं की। इनको न्यूट्रल अंपायर तो कभी रख के मैच खेला ही नहीं है, हमेशा अंपायर मिला के मैच खेलते हैं। इनको ये है कि इनके साथ मिले क्यों नहीं इस बारी। सुप्रीम कोर्ट पहले मिठाइयाँ बांटी, जब वो जब JIT बनी, वो मिठाइयाँ क्यों बांटी, कभी पूछा तो सही। मिठाइयाँ बांटी, वो फवाद चौधरी कहते हैं कि वो अंग्रेजी में थी इसलिए उनको समझ नहीं आई, वो वजह नहीं है। मिठाइयाँ इसलिए बांटी, इन्होंने कहा कि अब मैनेज हो जाएंगे, इनकी कीमत लग जाएगी। कीमत क्यों ये फौज के ऊपर बरसे हैं? फौज के ऊपर इसलिए बरसे हैं कि जो MI का, इनका ख्याल है कि MI का ब्रिगेडियर और ISI का ब्रिगेडियर उसको वो मैनेज नहीं कर सके। ये नहीं है कि इन्होंने गलत काम किया सुप्रीम कोर्ट ने, फौज ने, इन्होंने ठीक काम क्यों कर दिया। और जब बाकी भी मैनेज नहीं हुए, ये तब से शोर मचाया हुआ इन्होंने। इसलिए हम आज आखिर में मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ये जिधर आज पाकिस्तान खड़ा है, इस मुल्क की ज़रूरत है। अर्ली इलेक्शन पाकिस्तान की ज़रूरत है, तहरीक इंसाफ की नहीं है।
चंद महीने के बाद इलेक्शन हो जाएगी, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये पाकिस्तान को उधर लेके जा रहे हैं जिधर जितने क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं इस मुल्क में, और जिस तरह इन्होंने हैंडल किया ये सारा फैज़ाबाद चौक का, मेरे ख्याल में इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है अली इलेक्शन। एक 26 तारीख को बिल्कुल पैरालाइज था, स्कूल बंद थे, ट्रेनिंग बंद थी, जीटी रोड बंद था, हर चीज़ बंद थी। एक ऐसे मौके पे जब इस हुकूमत को घर भेजना चाहिए था, फौज ने इनको रेस्क्यू किया, इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? देखिए जी, इनको शुक्रिया अदा करना चाहिए फौज का, बल्कि कौम को करना चाहिए। मैं आपको फिर से कहता हूँ, इतना मुझे खौफ था उस दिन रात को जिस दिन ये सारा कुछ इंतशार फैल रहा था सारे पाकिस्तान में। हमें खौफ इसलिए था, हमारे अपने लोग कह रहे थे कि जी हम ज्वाइन करना चाहते हैं इसमें, क्योंकि वो पॉलिटिक्स से हट चुकी थी बात। इनको पता होना चाहिए कि मुसलमान, जब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई चीज़ आती है और आखिरी नबूवत पे आती है, इसका एक तारीख है। इसके ऊपर इतना बड़ा रिएक्शन आ रहा था, मैं आप यकीन सारी कौम को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अगले दिन वो सारा कुछ ख़त्म हो गया, क्योंकि वो ऐसा फैल रहा था, वो आपको अंदाज़ा नहीं है कि उसके बाद होना क्या था। इन्होंने तो छुप जाना था जाके, कौम को नुकसान होना था। खान साहब, जो हलफनामा ख़त्म किया गया और दोबारा रिवाइव किया गया, उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी थे जो पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, तो आप नहीं समझते कि ये तमाम पार्लियामेंट ने मिल के ये पहले गलती की और फिर उसे रेक्टिफाई किया? इसके साथ ही खान साहब, खादिम हुसैन रिजवी साहब ने स्टेज पे आप लोगों का भी तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का नाम भी लिया है, उसने कहा इसमें ये भी मुजरिम है। देखिए जी, क्या फैज़ाबाद में चीज़ें हुई, वो एक फैज़ाबाद के अंदर फैज़ाबाद में रहनी चाहिए जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की, मैं उसके ऊपर बात नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि जो इशू था वो फैज़ाबाद से बहुत बड़ा था, और ये जितनी देर रहती है इशू और फैलता जा रहा था, ये रुकना नहीं था। तो ये इसलिए हमें खुश होना चाहिए। आपने जो बात की, देखिए सीधी बात है, सवाल ये है कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एक हल्फ के अंदर अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं। अब जब अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, क्या ये बनता नहीं था गवर्नमेंट का? ये ऑपोजिशन नहीं लेके आती, ये ट्रेजरी लेके आ रही थी, गवर्नमेंट लेके आ रही थी। अगर ये आप लेके आ रहे हैं तो आपका बनता नहीं था कि आप कम से कम किसी फोरम पे डिस्कस कर लेते। वो तो जब निकला तो एकदम सारों किसी को भी नहीं समझ आई, क्योंकि इन्होंने एक वर्ड है अंग्रेजी का, बाय स्टेल्थ, खुफिया तौर पे अंदर घुसा रहे थे। और ये मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरा खदशा उस तब भी ये था, अब ये बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 30 दिन और मांग रहे हैं। मेरे ख्याल में ये एक बाहर की लॉबी को खुश करने की कोशिश थी। खान साहब, आपने मुतालबा किया, आज इसकी सिक्योरिटी जो कैसे होगी, इसकी जिंदगी को खतरा कैसे खत्म हो गया, और क्या कोर्ट को खुद सो मोटो एक्शन लेके इसको बुलाना चाहिए जान के लिए? देखिए, एक चीज़ तो वाजे हो गई ना कि सारा झूठ था, कोई सिक्योरिटी का उसको खतरा नहीं था। उसको पता था कि जब अदालत पे उसे जाना था उसका मजाक उड़ना था। सारों को पता ये फ्रॉड है, कतरी का लेटर फ्रॉड है। ये कतरी की आप बैकग्राउंड में चले जाएं, ये करप्शन के केसेस में फंसा हुआ है। ये इसकी सारी बैकग्राउंड आप चल जाएगा, एक डिस्क्रेडिटेड आदमी है। तो ये है ही सारा फ्रॉड आपके सामने आ गया कि अगर ये आदमी डर रहा था अदालत के सामने और JIT के सामने, अगर किसी वजह से डर रहा था तो आज क्यों आ गया यहाँ? जी खान साहब, हुकूमती हल्कों की जानिब से और पास पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से यही कहा जा रहा है कि धरना सियासत का आगाज जो है वो PTI ने किया है, और आप अल्लाह खैर करे आइंदा सब इसकी डिबेट में आए। कादरी भी आ गया। धरना जो है वो लाहौर में भी अभी जारी है, उनकी भी कुछ डिमांड है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? और क्या आप समझते हैं कि अब धरना सियासत के जरिए बुर्ज उल्टाए जाएंगे? देखिए, मुझे ये बताएं कि एक जमहूरियत के अंदर अगर लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते तो वो जमहूरियत कैसी है? मुझे ये बताएं, ये जो लोग कह रहे हैं, क्या जब नवाज शरीफ निकला था लॉन्ग मार्च में धरना देने के लिए यहाँ, और फौज ने जब गुजरांवाला में बीच में जनरल क्यानी पढ़ के जब रोका था तो वो भूल गया? तब ये भी धरना ही तो देने आ रहे थे, तो तब वो ठीक था, जमहूरी अमल था। जरा तकरीरें तो उठा के सुन लें उसकी, जब निकलने से पहले जो उसने जमहूरियत की गीत गाए, धरना, प्रोटेस्ट, और पुलिस हमें कुछ ना कहे, ये सारा कुछ कहे। अल्लाह का शुक्र है कि आज सोशल मीडिया की वजह से कोई चीज़ छुपी नहीं रहती। आपके जो क्या, जब यूसुफ रजा के गिलानी के ऊपर कि जी अदालत ने फैसला किया आप घर चले जाएं,
तब उसको घर भेज रहा है। अपनी बारी आई है तो मैं अदालत का मैं मुझे क्यों निकाला? अच्छा खान खान साहब, साहब मैं आपको बताऊं, देखिए जो धरना होता है, देखिए एक प्रोटेस्ट जमहूरी अमल का हिस्सा है और एक जमहूरियत के अंदर आपको हैंडल करना पड़ता है प्रोटेस्ट। आपको मेरे घर के बाहर कितने धरने हुए हैं, केपी से कितने लोग आए मेरे घर धरने करने वाले, मैंने उनको डंडे मारे हैं, मैंने उनसे बैठा हूँ, उनसे निगोशिएशन की है, उनको सेटिस्फाई किया है। मैंने तो नहीं कुछ कहा कि नहीं जी ये बड़ी बुरी चीज़ है। मेरे घर के बाहर मेरे रास्ते बंद कर दिए उन्होंने। हमारा काम होता है, जो भी आप इक़्तिदार में होते हैं, आपका काम होता है उनको सेटिस्फाई करना। ये तो डिक्टेटरशिप में आप कहते हैं कि जी ये जो आप बातें कर रहे हैं एहसन इकबाल वगैरह के, जी देखें धरना पीटीआई ने शुरू किया है। हमारे से पहले मैं इनको याद करा दूं कि इन्होंने 2 लॉन्ग मार्चेस की हुई हैं और उसके बाद ये भी एक फुटेज है कि ये जब आसिफ जरदारी प्रेसिडेंट था ये उसके गेट के ऊपर चढ़ रहे थे प्रोटेस्ट करते हुए। खान साहब कई जलसों में भी खान साहब कई जलसों में भी और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप मुतालिबा कर रहे हैं अर्ली इलेक्शन का। तो खान साहब अगर ये मुतालिबा नहीं माना जाता तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे या कोई और तरीका होगा दबाव के लिए? देखिए हमें अर्ली इलेक्शन, आप एक पॉलिटिकल पार्टी ये कह सकती है, गवर्नमेंट को एडवाइस कर सकती है, हम डिमांड नहीं कर सकते, हम इसके ऊपर कुछ अदालत में नहीं जा सकते, गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की बेहतरी इसमें है, इस पर गवर्नेंस की कोई चीज़ ही नहीं लोगों को नज़र आ रही। ये तो आप शुरू में तो मैं अकेला कह रहा था, अब तो आप बड़े तजिया निगार भी आज ये कह रहे हैं कि इस दलदल में ये जो हम घुसते जा रहे हैं इसका एक ही जमहूरी तरीका है। मुझे पता नहीं कौन कहता कि जी ये जो जमहूरियत के खिलाफ है, उनको जमहूरियत की स्पेलिंग्स नहीं आते जो ये कह रहे हैं। दुनिया की तारीख में उठा के देख लें कि जब कोई मैंडेट खो बैठता है, जो ये बिल्कुल खाकान अब्बासी तो इसके पास तो कोई मैंडेट ही नहीं है, क्योंकि ये जो यहाँ इंतशार फैला हुआ है और वो जाके रायबंद में बैठा हुआ है, इसलिए इसका कोई मैंडेट नहीं है। इसलिए बेहतर इसलिए है हमारे मुल्क की जमहूरियत के लिए अर्ली इलेक्शंस। खान साहब ये बताइएगा कि आपने सर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दुश्मन मुल्क के एक नैरेटिव की बात की कि फौज के खिलाफ जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, नून लीग तो वो कर रही है, लेकिन इस मुल्क में एक तबका ऐसा भी है जो लिबरलिज्म के नाम पे फौज में तनकीद करता है। आई नो कि शीरी मुजारी की बेटी का आपकी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उनको लेकर आपकी जमात पर बहुत तनकीद की जा रही है, वो वीडियो आपने जरूर देखी होगी। देखिए मैं इस आखिरी सवाल का जवाब देता हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ, देखिए लिबरल कौन होता है? लिबरल हम 20 साल मैंने 20 अपनी गर्मियाँ गुजारी हैं, एजुकेशन भी उस मुल्क में किया जिधर से ये सारी टर्म्स आई हैं। बरतानिया की डेमोक्रेसी से लिबरल, राइटर्स, कंजर्वेटिव, ये सारी वहाँ से टर्म्स आई हैं। लिबरल वो होता है जिसमें इंसानियत होती है, जिसमें इंसानी कदरें होती हैं, जो ह्यूमन राइट्स की वैल्यू करता है, जो इंसानों को इंसान समझता है, जो ह्यूमन राइट्स के अलावा जो इंसाफ करने वाला होता है, चाहे अपने खिलाफ भी हो। बरतानिया में 20 लाख लोग निकले जब इराक की वॉर हुई और उसके प्रोटेस्ट किया उन्होंने, 20 लाख लोगों ने, यहाँ 3000 लोग नहीं निकले। लिबरल वो लोग होते हैं जो सबसे ज़्यादा ह्यूमनिस्ट होते हैं, इंसान होते हैं। मुझे ये बताएं कि मैं जब से और लिबरल हमेशा एंटी वॉर होता है। सारा जो लिबरल था मगरब का, वो वियतनाम वॉर के ख़िलाफ़ था, वो इराक वॉर के ख़िलाफ़ था, वो जंगों के ख़िलाफ़ होते हैं। मुझे ये बताएं कि हमारा ये लिबरल कैसा है? इससे ज़्यादा खूनी लिबरल मैंने नहीं देखा। इनको खून चाहिए है। मैं कह रहा हूँ कि वो ना कबाली इलाके में फ़ौजें भेजे, जब 9/11 के बाद मुशर्रफ ने अमेरिकन के कहने पे भेजा, मुझे ही पड़ गया कि जनाब तालिबान खान है, कि मारो उनको, कत्ल करो उनको। फिर ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, मैं उसके खिलाफ खड़ा हूँ। मगरब से ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान आती हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। हमारी जो मलका हैं ह्यूमन राइट्स की, एक मुंह से लफ्ज़ नहीं निकलता। वहाँ बमबारी कर रहे हैं, गाँव में बच्चे औरतें मार रहे हैं, कोई लिबरल हमारा चुप बैठा है। मैंने सारी किस्म की मिलिट्री ऑपरेशंस की मुखालफत की है, क्योंकि मैं समझता हूँ ये गलत है। ये तरीका एक इंसानी माशरे में बंदूकों से मसले नहीं हल होते। लेकिन हमारे लिबरल्स कहते हैं, जिधर वो देख लेते हैं। अब लाल मस्जिद थी, मैं सबसे ज़्यादा मैंने प्रोटेस्ट किया कि ना करना, जो भी करो बंदूक का इस्तेमाल ना करना। आज अब लाल मस्जिद की बात देख लें कि जो ग्राफ था दहशत गर्दी का,
वो ऐसे जा रहा था, लाल मस्जिद के बाद ऐसे चला गया, सारे मुल्क में आग लग गई, स्वात में आग तब लगी लाल मस्जिद के बाद। और ये सारे जो लिबरल थे, मारो कत्ल करो इनको। लिबरल कभी भी लिबरल्स में इंसानियत होती है, वो इंसानों को ऐसे नहीं मारते बमबारियों से। और तो ये जो यहाँ हुआ फैजाबाद में, ये कोई अकल थी कि आप उनके ऊपर चार्ज कर दें? आप उनको सेटिस्फाई करें। उनको सेटिस्फाई करने के बजाय जो एहसन इकबाल है उसकी सारी कोशिश लगी होती है कि किसी तरह नवाज शरीफ की चोरी बच जाए बस। खान साहब इसहाक डार अदालत में पेश नहीं हो रहे, अदालत में जो उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट्स पेश की हैं उनमें भी तजाद पाया गया है, अब अदालत उन्हें इख्तियारी करार देने वाली है। इस पर खान साहब आखिरी सवाल है, सोशल मीडिया पर उस्मान डार आपके साथ बैठे, इनकी डिग्री के मुतालिक काफ़ी अफवाहें फैली हैं कि वो जाली यूनिवर्सिटी से जाली डिग्री। देखिए, उस्मान डार कोई वजीर नहीं है, कोई MNA नहीं है, तो वो तो जब उसकी बारी आएगी वो जवाब दे देगा। लेकिन बात ये है कि जो उस्मान डार जिसको चैलेंज कर रहा है, जो कि 8 घंटे उसने काम करने हैं हर हफ्ते में, हर रोज़ 5 दिन हफ्ते में दुबई में, जो 17 लाख रुपया ले रहा है लीगल एडवाइस पे, जिसको लीगल एडवाइस का मुंह ना सिर भी पता है, वो उससे तो पहले वो जवाब देना कि वो किधर से इकामे से ये जो पैसे बन रहे हैं, जो उसके बीवी के नाम पे लाखों दिरहम जा रहे हैं, वो किधर से है, उसको जवाब देना। इस वक्त आपने जो बात की इसहाक डार की, देखें इसहाक डार थे नवाज शरीफ के फ्रंट मैन। इसहाक डार ने हुदैबा पेपर मिल में सारी बैंक अकाउंट्स दिए थे कि जिधर जिधर वो शरीफ खानदान के 1.25 अरब रुपया, ये 95 की 94 की बात है, 1.25 अरब रुपया जो आज होगा कम से कम 15-20 अरब रुपया, 5 लाख का प्लॉट मिलता था जॉर्ज टाउन में, आज 3 करोड़ का मिलता है। तो 1.25 अरब रुपया तब इनके बाहर भिजवाया मनी लॉन्ड्रिंग करके। इसहाक डार ने सारी डिटेल्स दी हुई हैं। अब ये क्यों नहीं इसहाक डार को हटा रहे थे फाइनेंस मिनिस्टर से? क्योंकि इसहाक डार के पास सारी डिटेल्स है शरीफ खानदान की कि मजीद ये पैसा और बाहर कैसे गया, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हुए हैं इनमें से पैसा निकाल के इसहाक डार को सब पता है। इसलिए ये आखिरी मिनट तक उसको बचाने की कोशिश की है। सोचें कि एक आदमी भागा हुआ इंसाफ से, मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड, करप्शन के केसेस हैं, उसको बचा रहे हैं। इसलिए बचा रहे हैं कि वो उसको सब कुछ पता है, और वो जब अब बोलना शुरू हुआ तो ये फिर इनको पता चल जाएगा क्यों निकाला।